आज की हमारी वीडियो भी एक प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में जो कि है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक के दौरान क्या होता है कि हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को उनके चार्ज की बेस पे एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। सो दिस इज़ अ लेबॉर्ट्री टेक्निक। अब ये काम इस तरह से होता है कि ये सपोज़ आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर मुख्तलिफ चार्जेस मौजूद हैं। जब आप इसको दो अलग टाइप के जो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड पॉजिटिव कैथोड, और इसी तरह जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं दे मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव कैथोड। तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है ये इसी रूल पे काम करती है। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि जेल अगर इसमें जो यूज़ होती है, और मोस्टली हम कहते हैं कि एगर की जेल यूज़ होती है। तो एगर क्या है? दिस इज़ एगरोज, जो कि एक रेड सी वीड जो है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, और ये एक शुगर या एक स्टार्ची कंपाउंड है। ये आपके सामने ये पिक्चर में जो शो हो रही है ये वो रेड सी वीड्स हैं जिनसे मोस्टली ये एगरोज जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसको ज़्यादातर सिर्फ इस मकसद के लिए यूज़ नहीं किया जाता बल्कि मुख्तलिफ फूड मटेरियल में भी यूज़ किया जाता है, जैसे जेली वगैरह या आइसक्रीम बनाने में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ दूसरे बायोलॉजिकल मीडियम्स के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज या सिग्निफिकेंस क्या है कि इसकी जो जब हम इस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसकी जो पोर्स का साइज़ होता है वो बेस्ट होता है, ये मोस्ट सूटेबल होता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं इन दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। तो ये जो जेल होती है, ये जो इसके अंदर जो यूज़ होती है एगरोस जेल, जब ये किसी भी सीवीड से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है तो उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस इस तरह से किया जाता है कि उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ अगर मौजूद हैं, मगर मतलब एगरोस के अलावा अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे है उसके साथ मिक्स्ड फॉर्म में है तो उसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है ताकि उसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज ना रहे, क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस है ये चार्ज की बेस पे काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ चार्ज जो है वो हमारे सैंपल पे ही हो। अगर मीडियम या जेल के ऊपर भी कोई चार्ज होगा तो वो इंटरफेरेंस आ जाएगी और हमें रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं मिलते। तो इस तरीके से ये जो जेल होती है एक सीव के तौर पर काम करती है, मतलब कि एक फ़िल्टर की तरह से इसका रोल होता है। इसके जो सॉलिड मैट्रिक्स होते हैं उसके जो पोर्स जिनकी बात हमने पहले की उसमें से जो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपने साइज़ की बेस पे वहाँ से जब पास थ्रू होते हैं, कुछ जो हैं वो सीव के या फ़िल्टर के जो पोर्स होते हैं उसमें से नहीं गुजर सकते तो वो पीछे रह जाते हैं। तो इस तरीके से जेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा नोट करने का है कि जब हम प्रैक्टिकली इस प्रोसेस को लैब टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अगर हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो होता है अपने काम से पहले, ठीक है। तो हमें अगर लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को प्रोसेस करना है अगर, तो हम एगरोस जेल की लो कंसंट्रेशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे ये क्या है, 1% एगरोस है। जब 1% एगरोस है इसका मतलब है कि वो फिल्टर जो है या वो जो सीव है उसके पोर्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हैं या उनके पोर का साइज़ बड़ा है। अगर आपने जो स्मॉल साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग करना है तो फिर आप उसकी हाई कंसंट्रेशन रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हाई कंसंट्रेशन होगी तो स्मॉल पोर्स होंगे। जैसे ये नीचे अगर देखेंगे तो 2% एगरोज रखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना पोर का साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। तो कंसंट्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोर साइज़। दूसरी तरह से, दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे वो जेल उतनी डेंस बनेगी, उतनी थिक बनेगी और उसमें से मॉलिक्यूल्स को मूव करना मुश्किल होगा। तो इसलिए अगर आपने लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्रोसेस करना है तो आप लो कंसंट्रेशन रखेंगे। अगर आपने स्मॉल फ्रेगमेंट्स को यूज़ करना है या प्रोसेस करना है तो आप हाई कंसंट्रेशन रखें, तब भी उसमें से वो मूव कर जाएंगे। अब इसका मकसद क्या होता है, हम क्यों ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं? तो इसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर साइज़ जो है वो मैयर कर सकते हैं, एनालिसिस उसका कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है, और क्वांटिफिकेशन की उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी क्वालिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम जो हैं इस प्रोसेस के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। अब एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सबसे पहले तो आ जाती है कि एक पावर सप्लाई, एक चैम्बर और सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। ये तीन चीज़ें हम कह सकते हैं कि ये
वो चीज़ें हैं जिनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस कहते हैं, कि जिसके अंदर बेसिकली एक होती है पावर सप्लाई, एक चैम्बर होता है, और फिर सोर्स ऑफ पावर सप्लाई के हम उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं या कोई भी पावर की जो सोर्स है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये आ गया उसका अपरेटस। इसके अलावा अगर केमिकल्स की बात करें तो बफ़र्स होती हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर मुख्तलिफ बफ़र्स यूज़ होती हैं, जैसे TAE बफ़र है, TAB बफ़र है, तो वो अपने अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से यूज़ होती हैं। लेकिन ओवरऑल बफ़र्स का रोल यही होता है कि ये pH बैलेंस करती हैं और किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए एक स्मूथ एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स जेल जो है एगरोस जेल है जिसको हम यूज़ करते हैं, और ये क्या है, एक पोरस मटेरियल है जिसके अंदर से मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। फिर कुछ जेल कास्टिंग मटेरियल्स होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये उस टैंक के बारे में बात जो कर रहे थे हम, जो फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो फर्स्ट वन है इसकी डिटेल यहाँ पे है। अब कि कौन कौन सी चीज़ें इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। पिछली स्लाइड में तो हमने यहाँ पे देखा कि इक्विपमेंट के अलावा बाकी कुछ केमिकल्स और दूसरी चीज़ें भी इनलिस्टेड थी, तो यहाँ पे इक्विपमेंट बताए हैं। सबसे पहले है जेल टैंक। तो जेल टैंक कौन सा है, नंबर 1 ये है जेल टैंक, ठीक है, ये वाला जो है ये जेल टैंक है। इसको अगर आप देखें तो ये इस तरीके से एक M शेप तकरीबन एक ये स्ट्रक्चर होती है। टैंक होता है सिंपली एक आप कह सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट, एक बॉक्स सा होता है छोटा सा, और इसकी साइड्स जो हैं ये इस शेप में होता है कि साइड्स पे 2 छोटे छोटे चैम्बर होते हैं और दरमियान में सीधी जो है स्ट्रेट प्लेस होती है, जगह होती है। इसको हम कहते हैं जेल टैंक। सेकंड आ जाती है जो कि ये है जेल कास्टिंग ट्रे। तो ये छोटी सी ट्रे होती है, प्लेट टाइप होती है, लेकिन ये दोनों साइड से यहाँ से ओपन होगी, ठीक है, यहाँ से ये ओपन होती है। इसको बाद में हम सील करते हैं, वो स्टेप आएगा आगे। तो ये इस तरीके से आप इस तरह से कंसिडर करें कि ये इस तरीके से एक छोटी सी ट्रे होती है। इसके अंदर ये आपको छोटे छोटे कट लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये है, और इसी तरीके से आगे ये छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं। तो इनका रोल भी आपको आगे क्लियर होगा। अभी बहरहाल आप इसको माइंड में रखें कि इसकी शेप क्या है। फिर आ जाते हैं टैंक कवर विद इलेक्ट्रोड्स। ये था हमारे पास नंबर 1 जेल टैंक। अब ये क्या है, नंबर 3 पे ये जेल टैंक का कवर है। इस कवर में अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि यहाँ से इसको पावर सप्लाई होगी, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। तो एक हमें रेड नज़र आ रहा है और इस साइड पे ये हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स के एंड पे अगर आप देखेंगे जो टर्मिनल्स हैं रेड और ब्लैक, इनको कनेक्ट किया जाता है विद पावर सप्लाई। तो ये जो 4 नंबर पे है ये पावर सप्लाई है। ये जो आपको पूरा यूनिट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये पावर सप्लाई है। इसके अंदर ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये दोनों जो हैं इनको अटैच कर दिया जाता है और इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो होता है। वहाँ पे भी जगह बनी होती है कि कहाँ पे आपने इस रेड को अटैच करना है और कहाँ पे आपने ब्लैक को अटैच करना है। इसके अलावा लास्ट है जेल कॉम्ब्स। तो कॉम्ब्स यहाँ पे हैं, ये आपको जो नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल जैसे कॉम्ब हमारी रेगुलर यूज़ की होती है उसकी तरह होती हैं। इसकी शेप इस तरह से होती है। तो इनका रोल भी आगे क्लियर हो जाएगा आपको। तो बहरहाल ये अपरेटस था जो कि किसी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपेयरिंग डीएनए सैंपल। कि आपने ये जितना भी प्रोसेस करना है ये डीएनए के साथ करना है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, जब वो अपने चार्ज की वजह से मूव करते हैं। तो डीएनए का सैंपल कहाँ से आएगा, जो हम पीसीआर करते हैं। तो पीसीआर में क्या होता है कि हम किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो जब वो एम्पलीफिकेशन के बाद जो पीसीआर का प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल एंड जो हमें मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम यूज़ करते हैं इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब वही सैंपल जो हमें पीसीआर से मिला था, अगर यहाँ पे आप देखें तो इस ट्यूब के अंदर जो मौजूद है ये वही पीसीआर का सैंपल है, ठीक है। या फिर पीसीआर के अलावा भी कुछ दूसरे जो एंजाइमेटिक डाइजेशन के मैकेनिज़्म है उनके थ्रू भी आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हुआ हो और उसको प्योरीफाई किया हो तो उसको आप एज डीएनए सैंपल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे एक काम किया जाता है कि इस डीएनए सैंपल के साथ कुछ डाइज यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ कलरिंग डाई यूज़ किए जाते हैं, और मोस्टली आप देखें अगर तो ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, जो कि आपको इस सैंपल में भी नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे ये सैंपल मौजूद है इस ट्यूब के अंदर, तो उसके अंदर आपको लाइट सा ब्लू कलर नज़र आ रहा है। इसका फंक्शन ये होता है कि जब ये मूव करेगा तो वहाँ पे आपको उसको ऑब्ज़र्व करना, उसकी मूवमेंट को विजुलाइज करना आसान हो जाता है जब ये जेल के अंदर से मूव करते हैं। तो कोई भी कलर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ब्लू यूज़ किया जाता है। तो ये था फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हमने क्या किया, डीएनए का सैंपल प्रिपेयर किया। सेकंड स्टेप होता है अब हमने जेल प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये फर्स्ट है इसके अंदर कि ये है वो पाउडर जिसको हम कहते हैं एगरोज जेल। ये पाउडर फॉर्म में है, ये उस रेड सीवीड से ऑब्टेन की गई, एक्सट्रैक्ट की गई, प्योरीफाई की गई, और जो भी प्रोसेस उसके साथ होना था जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है कि क्या किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, और सेकेंडली उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, कोई भी चार्ज उसके ऊपर ताकि मौजूद ना रहे। फिर उसको मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोसेस करके तो ये पैकेजिंग में इस तरह से बॉटल्स में आ जाता है लैब के अंदर। तो वहाँ से आप उसको लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसको एक फ्लास्क के अंदर, ये हमारे पास ये फ्लास्क है, उसके अंदर हम डालते हैं पाउडर जो होता है, और उसके साथ दूसरी चीज़ जो ऐड करते हैं जो यहाँ पे बफ़र होती है, TAE बफ़र मोस्टली यूज़ होती है, लेकिन बहरहाल सिंपली आपके लिए इतना काफ़ी है कि इसमें हम बफ़र डाल देते हैं। फिर तो यहाँ पे देखें एगरोज हमने उस फ्लास्क के अंदर डाली, सेकेंड प्रोसेस में बफ़र सोल्यूशन डाल दिया। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये जो है एगरोज बफ़र जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलेबल नहीं होती इन दैट बफ़र, तो उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, टेम्परेचर उसको थोड़ा सा दिया जाता है। और ये काम हम मोस्टली ओवन वगैरह में करते हैं, तो जो लैब के ओवन होते हैं तो उनमें जब इसको थोड़ा सा हीट अप किया जाता है, या वाटर बाथ के अंदर किया जाता है, जब उसको हम हीट अप करते हैं तो वो इस तरीके से आप देखें, अगर इसको देखें और फिर इसको देखें तो इसके अंदर वो सस्पेंडेड नज़र आ रही है हमें जेल के जो पार्टिकल्स हैं, जबकि इसके अंदर आप देखें तो वो क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। और इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि ये जो है इसके अंदर कम्प्लीटली अब डिज़ोल्व हो चुका है, सॉल्युबल हो चुका है। तो अब हमारे पास इस स्टेप के एंड पे क्या आया, किस तरीके से जो जेल प्रिपेयर हुई है वो एक फ्लास्क के अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन दैट बफर हमारे पास अब आ गई है। अब हमने जो जेल प्रिपेयर की है उसको हमने उस अपरेटस के अंदर जो हमने पहले देखा था उसके अंदर लोड करना है, और इस स्टेप को कहते हैं जेल कास्टिंग। तो ये है वो ट्रे, ठीक है, और ये हैं वो कॉम्ब्स। तो मैं दोबारा से फर्स्ट पे जाती हूँ, यहाँ पे देखें ये वो ट्रे, ठीक है, और ये वाली कॉम्ब्स। तो यही ट्रे और कॉम्ब्स अगले स्टेप में यूज़ हो रही हैं। तो इसके अंदर क्या किया, जो मैंने आपको बताया था कि जो कट लगे हुए हैं ट्रे के ऊपर, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं, इनके अंदर ये जो एक कॉम्ब होती है इसको इस तरह से फिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उस कट के अंदर एक कॉम्ब जो है वो लगा दी गई है और वो वहाँ पे फिट हो गई है। इसके बाद क्या किया जाता है कि जो इसकी जो ट्रे की जो साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक और दूसरी तरफ से भी, जैसे पहले तो ओपन था, इसको कोई टैप लगा के या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इन जो एंड्स हैं उनको सिक्योर कर दे, इस तरीके से इनको सिक्योर कर लिया जाता है। फिर उसमें जो हमने पिछले स्टेप के अंदर जेल प्रिपेयर की थी उस जेल को उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि ट्रे के अंदर कॉम्ब लगाई, और एक टाइम पे एक कॉम्ब लगानी है। ये नहीं है कि आप, इसका ये मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे ये जो 3-4 कॉम्ब्स पड़ी हैं तो एक स्टेप के अंदर हम सबको यूज़ करें, नहीं, एक स्टेप के अंदर एक को ही यूज़ करेंगे। कॉम्ब लगाने के बाद उसमें फिर हमने जो जेल बनाई थी, ठीक है, ये वाली जेल, ये जो जेल हमने बनाई थी इसको हम उसके अंदर डाल देते हैं, और उस ट्रे के अंदर वो चूँकि उसकी साइड जो है वो सिक्योर हुई हुई होती हैं इस टाइम तक, तो वहाँ से वो फिर किसी किस्म की लीकेज या ड्रिपिंग का रिस्क जो है वो नहीं होता। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम उसको रख देते हैं। जैसे ही वो जेल ठंडी होती है तो वो पहले तो लिक्विड फॉर्म में थी, तो टेम्परेचर जब उसका कूल डाउन होता है तो वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर, एक जो हम कहते हैं कि सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, जैसे सिंपली जो जेली होती है उसकी तरह। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अब कॉम्ब नज़र नहीं आ रही, ठीक है, इस स्टेप में आप देखें आपको कॉम्ब नहीं नज़र आ रही। तो जैसे ही वो जेल हार्ड हो जाती है उसमें से कॉम्ब को निकाल देते हैं। जब कॉम्ब को निकाल लिया तो वो कॉम्ब के आगे जो नीडल्स होती हैं, यहाँ पे देखें जैसे ये है 1 2 3 4 और 5, तो वो कॉम्ब की नीडल की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, छोटे छोटे होल बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वेल,
ठीक है। इन जो छोटे से जो सुराख हैं उनको हम कहते हैं वेल, ठीक है। और ये किस वजह से बने, ये जो इस कॉम्ब की ये आगे जो नीडल्स थी उनकी वजह से बने, क्योंकि उसके इर्द गिर्द तो वो जेल आ गई थी, और जेल जब हार्डन हुई, जब वो कूल डाउन हुई, तो उसकी वजह से अब वहाँ पे छोटे छोटे वेल हमें देखने को मिलेंगे। और ये यही मकसद था कि जिसके लिए हमने इस कॉम्ब को यूज़ किया था। अब हमारे पास ये जेल की ट्रे है, ठीक है, उसके अंदर जेल मौजूद है हार्ड फॉर्म में, जिस तरह से जेली होती है एक, और उसके अंदर छोटे छोटे वेल्स बने हुए हैं। तो ये है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि वो जो जेल का ट्रे था ये है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये है उसके अंदर जो जेल का ट्रे था। अब हमने इस जेल ट्रे को टैंक के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो दोबारा से इस पे जाएं, यहाँ पे ये क्या था, जेल टैंक है। अब ये जो जेल ट्रे है इसके अंदर वो जेल रखी, ठीक है, उसके ऊपर कॉम्स वगैरह लगा के वो सारा प्रोसेस किया, और फिर इसको उठा के हम इसके अंदर ये जो दरमियान में ये वाली जो जगह है, ठीक है, देखें यहाँ पे ये वाली जो जगह होती है, यहाँ पे हम उस ट्रे को रख देते हैं जिसके अंदर हमने जेल को सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये जेल इसके अंदर मौजूद थी और हमने उसको उसके अंदर रख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसके अंदर अब हमने सैंपल लोड करना है। ये बड़ा क्रिटिकल स्टेप है, बहुत केयरफुली ये किया जाता है। अब हमारे पास जो डीएनए का सैंपल था जिसके अंदर हमने ब्लू डाई यूज़ किया था, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने पिछले स्टेप के अंदर देखा था कि कुछ छोटे छोटे वेल्स बनाए थे यूजिंग दैट कॉम्ब। अब हर कॉम्ब के हर वेल के अंदर हम क्या करेंगे कि पिपेट लेंगे, ठीक है। पिपेट में हम सेटिंग करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कि कितना सैंपल हमें चाहिए, ठीक है। जब उसके हिसाब से पिपेट के अंदर वो सैंपल आ जाएगा तो फिर उसकी पिपेट की जो टिप होगी, जैसे यहाँ पे देखें ये पिपेट है और ये इसकी टिप है, तो टिप को हर वेल के अंदर इंतहाई केयरफुली, एक्सट्रीम केयर इसमें रिक्वायर्ड होती है। उसको उसके अंदर हल्का सा अंदर की तरफ, वेल के अंदर की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं और पिपेट को एक्सपेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मौजूद जो सैंपल होता है वो इस तरीके से उन वेल्स के अंदर लोड हो जाएगा। वेल्स कौन से हैं, जो छोटे छोटे इस तरीके से सुराख से बन गए थे, जो हमने कॉम्ब को यूज़ करके बनाए थे। तो हर वेल के अंदर हम थोड़ा थोड़ा जो एक कैलकुलेटेड मेजर्ड अमाउंट होती है डीएनए सैंपल की, उसको हम लोड कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत केयर की ज़रूरत इसलिए होती है, जैसे मैंने एम्फेसाइज़ किया कि केयर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि ये अब वेल्स जो बने हुए हैं ये जेल के अंदर बने हुए हैं। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो पिपेट है उसकी जो टिप है, पिपेट की टिप, जैसे ये आपको ये टिप नज़र आ रही है, तो ये टिप जो है अगर वेल के बजाय साथ वाली किसी जेल को इसने टच कर दिया तो वो जेल जो होती है वो रप्चर हो जाएगी, वो फट जाएगी, वो टूट जाएगी, और प्रोसेस हमारा जो है वो ठीक तरीके से नहीं होगा। क्योंकि उसके फटने से अक्सर यही होता है कि जो डीएनए सैंपल हम लोड करते हैं वो फैल जाता है, वो वेल के अंदर कंटेंट नहीं रहता बल्कि इधर उधर फैल जाता है। दूसरा काम हमने ये इस तरीके से तो हमने सैंपल लोड कर दिया, ठीक है। सेकंड हम इसके अंदर क्या करते हैं कि एक लैडर या स्टैंडर्ड को भी यहाँ पे लोड करते हैं। अब लैडर या स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये वो सैंपल होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स का साइज़ हमें पता होता है। आप इसको स्केल भी कह सकते हैं, आप इसको स्टैंडर्ड कह सकते हैं, या लैडर कहा जाता है। तो इसके साथ अब हमने बाकी सैंपल्स को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे सपोज हम कहते हैं कि जो फर्स्ट वन है, ठीक है, फर्स्ट वेल के अंदर हम जो स्टैंडर्ड या लैडर लोड कर देते हैं, जबकि बाकी जितने भी हैं ये आगे वाले जो बाकी सैंपल जो वेल्स नज़र आ रहे हैं हमें, इनके अंदर हम अपना टेस्ट सैंपल या जिसकी मेजरमेंट हमने करनी है उसको लोड करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होता है, लैडर या स्टैंडर्ड, और उसके बाद हमारा टेस्ट सैंपल। सो दिस वाज द स्टेप जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एक सैंपल डीएनए सैंपल जो है उसको लोड किया जाता है। अब हमने उसके अंदर जो जेल टैंक के अंदर रख दिया ट्रे को, और उसके अंदर सैंपल भी लोड कर दिए। यहाँ पे जैसे देखें सैंपल हमने लोड किया है, ये उसके अंदर इस तरह से ये वेल्स बने हुए हैं। यहाँ पे पॉजिटिवली एनोड है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है, कैथोड है। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होता है कि हम इसके अंदर बफर सोल्यूशन जो है वो लोड करते हैं। तो ये जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह की इसकी शेप होती है, दरमियान में यहाँ पे सपोज़ हमने वो जो डीएनए है और उसका जो ट्रे है, जेल ट्रे, वो लोड किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मोस्टली
जो यूज़ किया जाता है, आप कंसिडर करें कि जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस जेल टैंक के साथ हम लोड कर देते हैं मुख्तलिफ जो टी ई बफ़र या टी ए बी बफ़र्स होती हैं उनको लोड कर देते हैं। तो यहाँ पे वो जेल टैंक के अंदर यहाँ पे वो ट्रे थी जिसके अंदर हमने डीएनए का सैंपल डाला हुआ है, तो उसके ऊपर हम इस तरीके से थोड़ी सी जो है बफ़र डाल देते हैं कि वो ज़रा सा इसको जो ट्रे है उसको भी कवर कर ले, ठीक है, और बाकी सारी ये जो जगह है उसके अंदर वो टी बी ई या टी ए ई बफ़र जो है उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बफ़र जो है उसका कांटेक्ट रहे विद दैट जेल और उसको वो सबमर्ज कंडीशन में ताकि हमारे पास आए। सबमर्ज का मतलब क्या है कि हल्का सा वो सिंक हो जाए, जो हमारा जेल का ट्रे है वो उस बफ़र के अंदर सिंक हो जाए। अब इस कंडीशन में जब हमारे पास जब ये सारी अपरेटस आ जाता है तो हमारा प्रोसेस तकरीबन जो सेटिंग का है, सेटअप बनाने का, वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक बताई हुई है मेजरमेंट बताई हुई कि 3 to 5 mm जो है वो तकरीबन ये एक वो लेवल होता है जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि इतना सा कम अज़ कम भी वो जो जेल ट्रे है वो TAE बफ़र में सबमर्ज्ड होना चाहिए या डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि ये जो 3 to 5 mm है ये वाली लेंथ बताई हुई है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बताया हुआ है। तो अब हमारा सैंपल जो है या अपरेटस ये रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हम लास्ट क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो कवर था, ठीक है, जो हमने देखा था यहाँ पे जो जेल टैंक का कवर है ये वाला जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स बने हुए थे, अब हम उन इलेक्ट्रोड्स को इनके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपने अपने ये रेड और ब्लैक जो ये अपने अपनी साइड पे उनको फिक्स कर देंगे, जो इसका कवर होगा उसको टाइटली सील कर देंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको पावर सप्लाई के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया है। अब हमारा जो चैम्बर है या हमारा अपरेटस अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे ही यहाँ से इस पावर सप्लाई का हम ऑन बटन पुश करेंगे तो ये जो जेल है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस शुरू होता है और इस दौरान क्या होता है कि जो डीएनए के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है डायरेक्टली मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज फ़ौरन से आपको पता है अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करता है और इस चीज़ को आप जो है उसके अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये जो जेल टैंक होता है उसके इस जगह पे मुख्तलिफ बबल्स की फॉर्म में एक एक्टिविटी होती हुई शो होगी क्योंकि वो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से। तो इस टाइम जो है हमने इसको कम अज़ कम 45 मिनट या 1 घंटे के लिए रख देते हैं, जो सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं जब प्रोसेस होता है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा भी रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट जो है ये सबसे बेसिक तकरीबन 1 घंटा लगता है। तो उसके अंदर वो मूव करते रहते हैं और आपको वेट करना होता है अनटिल कि वो सारे के सारे जो हैं वो मूव कर जाएं। फिर अब आपने देखा कि जो ब्लू डाई था उसका मकसद क्या था यूज़ करने का। यहाँ पे अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये वो डीएनए के बैंड्स जो हैं या फ्रेगमेंट्स जो हैं वो उस जेल के अंदर मूव कर रहे हैं। और हमें ये कैसे पता चला, अगर हम इसमें ब्लू डाई यूज़ ना करते तो अभी हमें यहाँ पे ये नज़र ना आ रहे होते, ये बाकी जेल की तरह ही होते, क्योंकि डीएनए इटसेल्फ जो है इसका कोई कलर नहीं होता। तो हमने चूंकि इसके अंदर ब्लू डाई यूज़ किया था, अब हमें वो नज़र आ रहे हैं कि वो कहाँ से मूव कर रहे हैं उस जेल के अंदर। और जब ये सारे के सारे मूव करके यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे वो वेल्स थे और लोड किया था हमने अपना सैंपल, तो यहाँ से जब वो सारे मूव करके इधर तक आ जाते हैं तो हम जो है अपनी पावर सप्लाई जो होती है उसको बंद कर देते हैं, प्रोसेस जो है ऑफ हो जाता है और इस तरीके से जो एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्टेप होता है, रनिंग का स्टेप जो होता है वो एंड हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि उसमें से जो खोलते हैं उसको, ठीक है, टैंक को खोलेंगे, कवर हटाएंगे और जेल टैंक के अंदर जो जेल ट्रे हमने रखा था, ठीक है, ये वाला, इस जेल ट्रे को हटाएंगे और उसके ऊपर मौजूद जो वो जेल होगी उसको उसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद हम उसको डिप करेंगे इन एथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन, जेल को, ठीक है। जेल हमारे पास जो होगी इस तरीके से अब वो हार्ड फॉर्म में होगी और वो अगर आपको थोड़ी सी अगर उसके साथ केयर करें तो वो टूटती नहीं है, वो उसकी डिनेचुरेशन इतनी जल्दी नहीं होती, आप उसको हाथ में आसानी से उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। फिर हम सोल्यूशन बनाते हैं किसका, एथिडियम ब्रोमाइड का, और उस जो जेल हमारे पास होती है उसके ऊपर जैसे यहाँ पे वेल्स बने हुए हैं और आगे हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा कि सैंपल जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव किए हुए हैं।
तो उसको हम डिप कर देते हैं इन एथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन। एक्सट्रीमली केयर रिक्वायर्ड अगेन, क्योंकि एथिडियम ब्रोमाइड क्या है, ये एक एक्सेसिव या एग्रेसिव कैंसरियस एजेंट है, तो बहुत केयर की ज़रूरत होती है। आपको ग्लव्स पहनने होते हैं, आपको गॉगल्स पहननी होती हैं। तो उसके बाद फिर जब हम देखते हैं कि जो एथिडियम ब्रोमाइड है उसका इंट्रैक्शन हो जाता है विद डीएनए, ठीक है, डीएनए के साथ जब जो यहाँ पे सैंपल मुख्तलिफ़ जगहों पे लोडेड है, ठीक है, जो मूव कर चुके हैं फ्रेगमेंट्स इस तरीके से, तो जहाँ जहाँ पे वो डीएनए मौजूद है उसके साथ जाके जो एथिडियम ब्रोमाइड है वो अटैच हो जाती है। तो ये एक तरीके से क्या होता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स की लेबलिंग या टैगिंग हो जाती है। और यहाँ पे एथिडियम ब्रोमाइड को ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि एथिडियम ब्रोमाइड जो है ये यूवी लाइट के अंदर एक आपको फ्लोरेसेंट देती है, एक चमक सी आपको देती है जिसको आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एथिडियम ब्रोमाइड यूज़ नहीं करेंगे तो अब सैंपल तो उसमें से मूव किए हुए होते हैं आगे, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सैंपल आगे की तरफ उन्होंने मूव किया है, लेकिन हम उन सैंपल्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये देखें, ये सैंपल जो है आगे मूव हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को, हम उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, हम एग्जैक्टली उनको रीड नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर हम उसमें यूज़ करते हैं किसको, एथिडियम ब्रोमाइड को, सॉरी। तो एथिडियम ब्रोमाइड को यूज़ कर लिया हमने, उसका इंट्रैक्शन बना लिया, वो अटैच हो गई या टैगिंग हो गई हमारे डीएनए सैंपल की। फिर हम उस जेल की, जो जेल हमारे पास है, जो एक जेल का स्लाइस आप कह सकते हैं, तो उसको हम एथिडियम ब्रोमाइड से निकाल देते हैं, रिमूव करते हैं, और उसको लाके ये जो हमारे पास जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है इसके अंदर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब उस जेल को रखते हैं, ये जो ड्रॉर टाइप है इसको अंदर की तरफ मूव करते हैं और आगे इसका लेड जो है उसको कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको, इस सिस्टम को, ये जो है आपके सामने, इसको कहते हैं जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। इसको फिर हम जब रन करते हैं, इसको जब चलाते हैं, तो ये एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देखें कैमरा लगा हुआ है। तो स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो एथिडियम ब्रोमाइड की स्टैनिंग की थी हमने जेल के साथ, उसको हम रखते हैं इस जो जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है इसके अंदर। और इस सिस्टम के अंदर क्या मौजूद होती हैं, यूवी लाइट्स मौजूद होती हैं। जैसे ही हम उसको इसके अंदर डालते हैं तो ऊपर से हम यूवी लाइट ऑन करते हैं, तो जो डीएनए के बैंड्स होते हैं, चूंकि उनके साथ एथिडियम ब्रोमाइड भी अटैच्ड होती है, तो वो क्या होती है, उनकी एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देखें एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि बैंड कहाँ कहाँ पे मौजूद है, और वो विजिबल हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एथिडियम ब्रोमाइड एंड देन द एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। तो हर चैम्बर से या हर वेल से जो एथिडियम ब्रोमाइड के साथ टैग्ड डीएनए सैंपल होता है, वो जिस जिस जगह से उसने मूव किया, जहाँ जहाँ पे उसके फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, वो सारा हमें यहाँ पे एक पिक्चर की तरह हमारे सामने आ जाता है। और इसके साथ साथ जो हमने एक डीएनए लैडर यूज़ किया था वो भी हमारे सामने आ जाती है, कि उसका तो हमें वैसे पता भी होता है कि इसका साइज़ क्या है, लेकिन एक लैडर होती है फर्स्ट कॉलम के अंदर या फर्स्ट वेल के अंदर लैडर होती है, और उसके बाद वाले वेल्स के अंदर हमारा सैंपल जो है वो आगे की तरफ मूव किया हुआ होता है, और ये पूरी पिक्चर हमें इस पीसी के ऊपर मिल जाती है। तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि जेल, ये वो पिक्चर है जो यहाँ पे हमें पीसी से मिली थी, ठीक है। अब इसको आप देखें, इसको रीड कैसे किया जाता है। अब हमें इससे कैसे पता चला कि ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स और इस सारे काम को करने का जो हमारा मकसद था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है एम, और फिर आगे यहाँ पे भी एम है। यहाँ पे असल में दो तरह के सैंपल हो रहे हैं, दो तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं एट अ टाइम, दो एक्टिविटीज़, लेकिन हम सिंपल में ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये एम है, एम का मतलब है मार्कर, या फिर जो हमने लैडर या स्टैंडर्ड की बात की थी। तो ये जितना भी सैंपल है, ये जो फर्स्ट वन है, ये क्या है, वो लैडर है। तो तभी आप देखें अगर, और इस साइड पे आप देखें ये मुख्तलिफ यूनिट्स लिखे हुए हैं, 2000 बेस पेयर, 1500 बेस पेयर, 1000, 800, 500, 300 एंड 100 बेस पेयर। तो अब ये लैडर है, ठीक है, या मार्कर है। इसके जितना जितना साइज़ था वो हमें पहले से पता था, और वो अपने साइज़ के मुताबिक यहाँ पे अरेंज हो चुकी है।
यहाँ से आगे हमारे सैंपल शुरू होते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखें जो फर्स्ट वन है पी सैंपल है, पी सैंपल का जो एक फर्स्ट फ्रेगमेंट है जो सबसे बड़ा जिसका मैक्सिमम मॉलिक्यूलर साइज़ था वो हमें नज़र आ रहा है 1500 के सामने, ठीक है। उसके बाद फिर 1000 के सामने नज़र, और फिर थोड़े थोड़े गैप के बाद हमें ये नज़र आ रहा है, ये 2-3 नज़र आ रहे हैं, फिर 800 बेस पेयर के सामने, और फिर इस तरीके से देखें अगर तो 500 में जो है इसका मिसिंग है, ये 500 इसमें इसका नहीं है। फिर आगे 5 से 300 के दरम्यान भी ये कुछ हल्के से हैं, लेकिन उनका देखें जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फास्ट मूव कौन करता है, जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ कम होता है। जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा था वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ कम है उन्होंने तेज़ी से मूव किया और वो आपको इस जो एक एंड है वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट सैंपल है पी, उसके अंदर हमें मुख्तलिफ बेस पेयर के फ्रेगमेंट्स नज़र आए, लेकिन अगर आप उसके बाद n को देखें, यहाँ पे ये n है, ठीक है। n पे एक 1500 बेस पेयर के और दरमियान में जो है वो बिल्कुल खाली है जगह, तो इसका मतलब है कि इसका एक जो मैक्सिमम साइज सैंपल था वो 1500 बेस पेयर का था, और उसके बाद जाके ये 300 और 100 के दरमियान हमें नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से देखें तो ये जितने सैंपल हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनके दरमियान हमें एक 1500 बेस पेयर वाला जो एक फ्रेगमेंट है वो सब के अंदर कॉमन नज़र आ रहा है, वो सब के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये सब के अंदर मौजूद है। और फिर अगर देखें उसके बाद तो ये तकरीबन ये अगर 1000 है तो 950 वाला जो फ्रेगमेंट है ये भी कुछ के अंदर मौजूद है, मैक्सिमम ज़्यादातर के अंदर मौजूद है, 4 के अंदर मौजूद है और 3 के अंदर ये मौजूद नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, जबकि ये 4 के अंदर ये मौजूद है। जबकि 950 से लेके आप ये देखें अगर तो तकरीबन 350 तक ये सारी जगह इन सब की खाली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनके दरमियान वो एक रीजन है जहाँ पे ये आपस में ये सारे सैंपल्स आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ भी सारे आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा फ्रेगमेंट्स जो हैं किसी भी 3-4 सैंपल्स के जितने ज़्यादा फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से सिमिलर होंगे, सेम पैटर्न शो करेंगे, उतना उन सैंपल्स के दरमियान में जेनेटिक सिमिलरिटी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको किसी दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जेनेटिक सिमिलरिटी या जेनेटिक डिफरेंस जो है उसको मेजर करते हैं इस सारे स्टेप के दौरान। लेकिन आज चूँकि हमारा ये थ्योरेटिकल नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल टॉपिक था, तो आज हमारा फोकस ज़्यादातर उस प्रैक्टिकल प्रोसीजर पे ही है कि जिसके थ्रू हम ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन एंड प्रोडक्ट हमारा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मिलता है वो ये जेल इमेज होता है, और उसको इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे लेडर का जो साइज़ होता है और स्टैंडर्ड हमारे पास मौजूद होता है उसके मुताबिक हम उनको मेजर करते हैं, और जिसके जितने ज़्यादा बैंड्स या जितने ये हर एक जो लाइन है ये एक फ्रेगमेंट को शो कर रही है, तो जिसके जितने ज़्यादा फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेम पॉइंट पे होंगे, मतलब सेम बेस पेयर का साइज़ शो करेंगे, वो उतने ही ज़्यादा आपस में सिमिलर हैं। जिसका कम शो होगा, कम बैंड्स होंगे आपस में सिमिलर, तो उनके दरमियान जेनेटिक डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं, आप ख़ुद इनमें इंटरेस्ट लें तो आपको मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय करेंगे। चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि इनकरेजमेंट मिले और आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ आएँ इससे बेहतर और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।